अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। यूनान के करीब डूबने वाली बदकिस्मत कश्ती में 350 पाकिस्तानी भी डूब गए। बताया जा रहा है कि इनमें 100 बच्चे भी शामिल थे। कश्ती में मौजूद कुछ लोग बच गए, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ये बचने वाले पाकिस्तानी जो अहवाल बताते हैं वो सुनकर दिल दहल जाता है। ये कश्ती लीबिया से लोगों को लेकर इटली जा रही थी। मछलियाँ पकड़ने वाली इस कश्ती में 300 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 750 लोग भर दिए गए, जिनमें से 350 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल थे और इनके अलावा मिस्र, शाम और अफ़गानिस्तान के लोग भी शामिल थे। इस कश्ती में मौजूद किसी शख्स को लाइफ जैकेट फराहम नहीं की गई। इस हादसे में 104 लोगों को बचा लिया गया, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अभी तक सिर्फ 100 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनकी शनाख्त DNA टेस्ट के ज़रिए ही मुमकिन है और लाशें निकालने का ये अमल 1 दिन के बाद रोक दिया गया। बचने वाले पाकिस्तानी लोगों ने बताया कि पाकिस्तानियों को इस कश्ती के सबसे निचले वाले हिस्से में रखा गया और ऊपर से ताला लगा दिया गया। अब इन्हें ना खाना फराहम किया जा रहा था, ना ही पानी, और लोगों का कहना है कि कश्ती डूबने से पहले ही 6 पाकिस्तानी इंतकाल कर चुके थे। नाज़रीन, ये वाक़या कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इस तरह के वाक़यात मुतअद्दिद बार हो चुके हैं। इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। 2015 में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था, जिसमें लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती, जिसमें 1100 अफराद सवार थे, डूब गई थी। ये काम एजेंट्स के ज़रिए होता है। ये एजेंट्स इन लोगों को यूरोप के बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और इनसे 25 से 35 लाख रुपए लेकर पहले इन्हें कानूनी तरीके से मिस्र, उसके बाद लीबिया पहुंचाते हैं। फिर वहां से गैर कानूनी तरीक़ों से यूनान के ज़रिए होते हुए यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में पहुंचा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लीबिया की गवर्नमेंट इन्हें क्यों नहीं रोकती। तो लीबिया में खाना जंगी के बाद लीबिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा जहां गवर्नमेंट है और एक हिस्सा वो है जहां गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है। वहाँ पर बहुत से माफियाज सरगर्म हो गए हैं और यहाँ पर मिस्र के कुछ माफियाज ने भी अपने दफातर खोल रखे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों को मिस्र लाया जाता है और फिर मिस्र से लीबिया के उस इलाके में पहुंचा दिया जाता है जहां ये माफिया सरगर्म हैं। यहाँ उन्हें कैंपों में कई दिन तक रखा जाता है और इस दौरान उनसे जानवरों की तरह का सलूक किया जाता है। फिर जब हालात कुछ साजगार होते हैं तो इन लोगों को मछलियाँ पकड़ने वाली गैर मायारी कश्तियों के ज़रिए रवाना कर दिया जाता है और ये यूनान से होते हुए इटली पहुंचते हैं। अब इटली में भी ये माफियाज मौजूद हैं। ये माफियाज इन लोगों को रिसीव करते हैं और फिर वहाँ से गैर कानूनी तरीके से छुप छुपा कर इन लोगों को यूरोप के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचा दिया जाता है। ये बदनसीब लोग भी इसी तरह यूरोप के ख्वाब सजाए इस कश्ती में सवार होते हैं। जब ये कश्ती यूनान पहुंची तो कुछ तकनीकी ख़राबियों की वजह से, या फिर हो सकता है आगे से इन्हें ग्रीन सिग्नल ना मिल रहा हो, ये यूनान के इलाके में समंदर में कई घंटे खड़ी रही। यूनान में कोस्ट गार्ड की कश्तियाँ इनके इर्द गिर्द घूमती रहीं, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया और वो कश्ती के डूबने का इंतज़ार करते रहे। इस
इस बात को बीबीसी के नुमाइंदे निक बैग की इस रिपोर्ट से तक़वियत मिलती है। उन्होंने इस कश्ती के डूबने से पहले बुहरा रोम में ट्रैफिक डेटा की मदद से इसकी वजाहत की। उन्होंने यूनानी हुकाम की इस बात को रद्द कर दिया कि डूबने से पहले कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और इसमें कोई ख़राबी नहीं थी। निक बैग ने कहा कि हमें मिलने वाली मालूमात इस बात की नफ़ी करती हैं। ये नज़र आने वाला पीला निशान वो जगह है जहां कश्ती डूबी। इस ट्रैकिंग के मुताबिक जीएमटी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे यूनानी इंतज़ामिया लकी सेलर नामी कश्ती को इस तारकीन वतन वाली कश्ती तक खाना और पानी देकर भेजती है। इसके 2.5 घंटे के बाद शाम 6 बजे एक और कश्ती फेथफुल वॉरियर इस मकाम पर पहुंचती है और ये भी इन्हें खाने पीने का सामान फराहम करती है। ट्रैकिंग से पता चलता है कि इन 7 घंटों में तारकीन वतन की ये कश्ती एक ही मकाम पर खड़ी थी, जबकि यूनानी हुकाम का कहना है कि कश्ती रवां दवां थी, जो कि बिल्कुल गलत है। रात 11 बजे ये कश्ती डूब जाती है और इसके बाद मुतअद्दिद कश्तियाँ इमदाद के लिए इस जगह पहुँचती हैं। आप इस ट्रैकिंग वीडियो में ये देख सकते हैं। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि ये लोग लाखों रुपए देकर और अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर आखिर क्यों जाते हैं? इसके ज़िम्मेदार इनके वालिदैन, इनके घर वाले और सबसे बढ़कर स्टेट है। 75 साल से जितनी हुकूमतें आईं, किसी ने अवाम की फलाह व बहबूद को तरजीह नहीं दी। 75 सालों से हम सिर्फ नारे ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, लेकिन अमली तौर पर हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। गरीब लोगों की अक्सरियत के पास ना ही रहने को मकान है, ना ही खाने को रोटी, ना ही पहनने को कपड़ा, ना पीने का साफ़ पानी, ना इलाज की सहूलत और ना ही रोज़गार। हाँ, मगर 2% अशराफिया के लिए ये मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं। तो भाई, ऐसे मुल्क से लोग लाखों रुपए लगाकर और अपनी ज़िंदगियाँ दांव पर लगाकर निकलने को तरजीह ही देते हैं। लोगों में मायूसी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और वो यहाँ से निकलने को तरजीह दे रहे हैं। ये तस्वीर हमारे मुल्क की हकीकत को बयान कर रही है। 75 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान आए और आज 75 साल के बाद हमारे प्यारे अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से जा रहे हैं। इन 75 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया, ये तस्वीर इसकी बेहतरीन नक्काशी करती है। नाज़रीन, उधर 400 पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे और इधर सेनेट के चेयरमैन के लिए अज़ाफ़ी मराहत का एक बिल खामोशी से पास करा लिया गया। ये एक ऐसे मुल्क के सेनेट के चेयरमैन हैं जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है और जिस पर कर्ज़ों का एक अंबार है। फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।